अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा हम जो प्रोग्राम्स करते हैं ईद पे वो काफ़ी मैं समझता हूँ कि अजीब किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं। वो वाकई हमारे माशरे की अक्कासी नहीं कर रहे होते अक्सर उनमें से प्रोग्राम्स जो हैं। आज हमने सोचा, हमारी पूरी टीम ने प्लान किया, मैंने प्लान किया कि हम आपकी ऐसी मुलाकातें करवाएंगे कुछ लोगों से कि आपके भी औसान ख़ता हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कई बीमारियां होती हैं और बुराइयां होती हैं, लेकिन हम उनका पता नहीं चलने देते लोगों को, या हम उनका जिक्र ही नहीं करते कि शायद ये हो ही नहीं रही, और हर तरफ हम सब अच्छा की बातें करते हैं, सब अच्छा की बातें करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम हुकूमतों की बुराई करते हैं, लोग हमारी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों की बुराई करने लगा हूँ, जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, आम शहरी हैं। और मैं इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात बताऊं कि मेरे नज़दीक मैं बड़ा क्लियर हूं अपने कॉन्सेप्ट्स में। वो सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है कि जिसको अपने बुजुर्ग वालदैन की खिदमत का मौका मिल गया और उसकी औलाद उसकी नेक हो गई। तो आप यकीन माने वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अब आज ईद कुर्बान है और हम सारे कुर्बानियों का जिक्र तो करते हैं, हमने खुतबे भी सुने होंगे सुबह को जब नमाज पे गए होंगे, हमारे लीडर्स ने भी हमें बताया होगा कि जी ये कुर्बानी का दिन है और सुन्नत इब्राहीम को पूरा करना है ये, लेकिन असल जो हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं ना, उनको हम लोग भूल जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमारे बड़े सीनियर, और शफीक हमारे अपना एंकर भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, एडिटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। कोमल सलीम साहब हैं, सदर साया वेलफेयर फाउंडेशन की। मोहम्मद इलियास साहब हैं, नूर हसन साहब हैं, ये दोनों मेरे साथ हैं। और आप सोच रहे होंगे ये कौन लोग, ये क्यों हैं यहाँ पे? तो मैं शामी साहब से शुरू करता हूँ। मैं अपने बुजुर्गों से मैं क्या शुरू करूँ? शामी साहब, पाकिस्तान में एक अलमिया है और कई साल से ये बात हो रही है और हम इसको छुपा के रखते हैं। बेसिकली ये वो बदनसीब वालदैन है, और इनके बाद भी जो इस प्रोग्राम में आएंगे आप उनको मिलेंगे अभी, कि जिनको इनकी और जवान औलादों ने घर से छोड़ दिया, और इनको ये साया वेलफेयर फाउंडेशन और इस तरह की और भी फाउंडेशन है पाकिस्तान में, और फाउंटेन हाउस वगैरह में भी, वहाँ पे वो ज़ेरे कफ़ालत है। तो हम कैसे मुसलमान हैं जो अब कुर्बानी की बातें करते हैं, हम बड़ी ईदें मिल रहे होते हैं, मिठाई खिला रहे होते हैं, सवैयाँ खिला रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, और हमारे अपने माँ बाप जो हैं वो हमारे घरों के होते हुए उनसे बाहर हों और हम उनको मिलने भी ना जाएं। यानी इससे ज़्यादा बदनसीब लोग हो सकते हैं कोई? एक ऐसी कहानी शुरू की है जिसने अफसरदा कर दी है, लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। देखिए, हम अपने लड़कपन में इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते थे ना कि वालदैन जो हैं उनसे कतई ताल्लुक किया जा सकता है, उनको घर से निकाला जा सकता है और उनकी जरूरियात पूरी करने से इनकार किया जा सकता है। हम एक लोअर मिडिल क्लास घराने से हमारा ताल्लुक था, और जब भी यानी हमारे बड़े भाई जो थे उन्होंने कमाना शुरू किया, एक ये लाजमी बात थी कि अपनी कमाई का एक हिस्सा वो अपने घर भेजें और वालदा की खिदमत में पेश करें, कुछ हो। लेकिन अब तो यानी तरबियत का फौजदान है? आपको पता है आज आप मेहमान क्यों हैं यहाँ पे? ये उसकी खास वजह है। यानी जब मेरी टीम मुझसे डिस्कस करी थी कि किस दानिश्वर को हम बुलवाएं अपने साथ यहाँ पे, तो आपका नाम किस खास वजह से लिया गया, क्योंकि मैंने उनको बताया कि आपका घर तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, आपके तमाम घर वालों से, अहले खाना से मैं वाकिफ हूँ। मैंने कहा ये वो घर है जो आम हमारी तरह के लोग हैं, लेकिन नवासे भी, पोते पोतियां सारे जो हैं वो एक टेबल पे खाना खाते हैं और एक घर में रहते हैं और वहाँ कमी नहीं होती। इस वजह से आपको आज बुलाया। बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है। नहीं, ये तो आपने बताना है लोगों को कि अपने घर को आप कैसे संभाल के रखें। देखें, मैंने तो 50-55 बरस पहले एक 100 रुपए से ना काम शुरू किया था। अखबार में, एक अखबार में 100 रुपये अपने बाबा को।
और फिर अल्लाह ने करम किया, और मेरे बड़े भाई मुझसे कहते थे, वो तो इंग्लैंड के पढ़े हुए थे, बहुत बड़े अफसर थे, मुझे कहते थे नाम तो तुमने को पढ़ाई मुझसे ज्यादा की, ना कोई तुम्हारा काबिलियत है। काबिलियत तुम्हारे में मुझसे ज्यादा है, मगर ये फिर कैसे ये तुम्हारा कारोबार में आ गए, फैलता चला गया, माशाल्लाह बच्चों ने काम संभाली। तो फिर वो खुद जवाब देते थे कि मेरा ख्याल है कि तुमने वालदा की खिदमत जो है मुझसे ज्यादा की। क्यों, वो कराची में रहते थे और आप लाहौर में थे। मैं लाहौर में रहता था, मेरे एक भाई जो थे वो स्वात में रहते थे। तो वालदा जो थी उनके आखिरी दिन जो हैं वो मेरे पास गुजरे, तो वो आपने सारी बरकतें समेट ली। और जो उनकी खिदमत हो सकी, दूसरे भाई भी बहुत खिदमत करते थे। भैया नहीं, खिदमत यही होती है ना कि आप अटेंटिव हो। Attentive खिदमत हो। सिर्फ पैसे से नहीं होती। ठीक है ना। और उनकी इतनी बरकत थी। पहली बात तो ये ईद है ना, मुझे तो किसी के पास जाना ही नहीं पड़ता था ईद मुबारक कहने के लिए। वो बुजुर्ग थी खानदान की, सारे आ जाते। सारे लोग वहां उनको हाँ। मिलने के लिए आते थे। इससे बड़ा एजाज क्या है? एजाज क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद एक एक रिश्ते पर उनकी नजर होती थी, एक एक उससे मिलना है, और जब कोई उनके पास कोई तोहफा लेके आता ना, वो बेचैन हो जाती कि मैं उसको रिटर्न भी करना है ना। तो मैंने जो जिंदगी का सबक सीखा वो अपनी वालदा से सीखा। मेरे वालिद जो थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो औलाद हैं अब्दुल नबी शामी साहब, जाम 84 उनका मज़ार है। मेरे वालिद जो थे, मैंने उनको कभी बेवजू नहीं देखा, हर वक्त बावजूद। और मेरी वालदा कहती थी, जब तुम्हारे वालिद की तनख्वाह 100 रुपए थी, मैंने कभी नहीं समझा ये 100 रुपए, 70 रुपए समझा, 200 हुई तो 140, 30% निकाल कर अलग रख देना है, सेविंग हो गई है। वो सेविंग है, कंपल्सरी। घर की कमेटी पड़ गई है। घर की कमेटी। उसी सेविंग से फिर बच्चों की शादियां हुई, उनकी तालीम मुकम्मल हुई, बरकत पड़ गई। बरकत पड़ी। यानी एक पहला सबक था बुनियादी कि आपने अपनी आमदन जो है ना, वो उसको एक हिस्सा बचा के रखना है। अगर हम बैसियत कौम ये काम कर लेते तो आज बेहतर कहाँ ना हो होते? जाए, कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। मोहम्मद इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 2 जी, एक बेटी एक बेटा। वो क्या करते हैं? बस वो शादीशुदा हैं दोनों, बेटी भी शादीशुदा है, बच्चा भी शादीशुदा है। तो अब ईद पे आपके साथ नहीं है। बेटी इधर यहाँ लाहौर में ही है, बेटे नहीं आते। तो आपको बच्चे रखते नहीं अपने साथ या नहीं? बच्चे वही एक बच्चे वो नहीं रखते, बच्ची के पास में रहते ही नहीं हैं। थोड़ा बुरा महसूस होता है इस वजह से। तो अल्लाह पाक ने साया दे दिया, अल्लाह पाक इनके 2 जान अच्छे करें। आमीन। हमारा घर से भी वक्त यहाँ अच्छा गुजरता है। मिस करते हैं अपने बच्चों को? जे मिस करते हैं अपने बच्चों को? ये बच्ची मेरे को पूछती है दूसरे तीसरे दिन, वो बच्चा नहीं करता कि बीमार हो जाऊं, फिर भी वो बोलती है आ जाओ। तो बच्चा उधर गांव में है, वो नहीं होता है, उसके 5-6 बच्चे हैं, वो इधर आ भी नहीं सकता है। क्यों जी, गुर्बत है। ये सब अपने बच्चे की साइड ले रहे हैं। आपने देखा है कि इस मान नहीं हालात रहे। में भी मान नहीं रहे ना, यानी गुर्बत है तो गुर्बत बांट हाँ, ले, हाँ, अमारत है तो अमारत हमारे बांट बांट ले। ले। तो मकान हमारा था, वो ज़लज़ले में गिर गया था, फिर उससे पीछे बना ही नहीं सका। नूर साहब, आपके कितने मैं बच्चे हैं? कुछ भी नहीं। माशाल्लाह 2 बेटे एक बेटी है। क्या करते हैं वो? बेटा मेरा पहले इधर लाहौर न्यूज़ में कैमरामैन था, उसके बाद फिर वो दुबई चला गया। एक छोटा वो पढ़ रहा है। तो लोग तो दुबई भेजते हैं अपने बच्चों को कि इससे हमारी को आकमत बनेगी, फ्यूचर बनेगा। बस सब आपको क्या बताएं सर, मुझे इधर 30 साल हो गए लाहौर में, सरगोदे के हम रहने वाले हैं। तो मैंने इधर ये मिंटकुंडी रोड पे दुबई मनी चेंजर के नाम से दफ्तर बनाया। मैंने तो तकरीबन 15 साल फॉरेन एक्सचेंज का काम किया। उसके बाद फिर मैं जर्मनी चला गया, जर्मनी के बाद फिर मैं पेरिस चला गया, वहाँ कोई अरसा काम किया। फिर मैं वापस आया हूँ, मैं बीमार हो गया, मुझे नहीं तो फालिज का अटैक हुआ।
तो मैंने सोचा कि यार ये जो कुछ बच्चों को ये मैंने क्या करना है। वो ज़मीन थी मेरी सरगोदा में, वो भी बच्चों के नाम कर दी। जब वो सारा कुछ कर पैसा पूसा ही दे रही है बच्चों को, तो उन्होंने मुझे ना घर से निकाल दिया। कहते ये अब आप फारिग हो। तो सर मैं घर से निकला हूँ, रेलवे स्टेशन चला गया। रेलवे स्टेशन के आगे एक छोटा सा पार्क है, मैं उसमें बैठ गया। वहाँ मुझे एक बंदा मिला, मैं उसे बताया यार मेरे पास गाड़ी नहीं, रहने क्या करूँ। कहता मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आप वहाँ चले जाओ। उसने मुझे इधर ये गोल बार का बताया। मैं कहा यार ऐसे लोग हैं जो हमें वो रखेंगे, ना पैसा लेंगे ना कोई बात, खाना नहीं देंगे, रखेंगे। सर मैं इधर आ गया। मुझे तकरीबन 2.25 साल हो गए इस इदारे में रहते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रिया है, लेकिन शायद वो जो औलाद की कमी या बिल्कुल वो तो नहीं पूरी हो सकती ना। कोमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी ज्वाइन किया और आप इतना बड़ा कार्य खैर कर रहे हैं। आप लोग ये कितने लोग ओल्ड पीपल्स होम में आपके पास? मुबशिर साहब, जब मैंने 3 साल पहले ये शुरू किया था तो 50 लोगों की कैपेसिटी है हमारे पास। अभी 2 ओल्ड होम जो है उनको मैं रन कर रही हूँ। पाकिस्तान बैतुल माल का जो गवर्नमेंट का ओल्ड होम है फेडरल का, वो भी अब मैंने टेक ओवर कर लिया है। तो उसमें भी 50 की कैपेसिटी है और हमारे ये वाला जो ओल्ड होम है इसमें भी 50 की कैपेसिटी है। अभी नूर साहब ने बात की कि इनका एक बेटा दुबई में होता है, तो 1 साल पहले मैं बिलाल कुतुब साहब के प्रोग्राम पे गई तो नूर साहब को भी साथ लेके गई। वो जब बेटे ने देखा चैनल्स पे कि बिलाल कुतुब के प्रोग्राम में मेरा बाप आया और सारी चीज़ें बता रहा है, तो उसने ना मुझे कहीं से नंबर लिया और उसने मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दिया कि आप मेरे बाप को जो है यहाँ से निकालें, हमारी इज्जत खराब हो रही है, बेइज्जती हो रही है। मेरे आप ऐसा करें, मेरा नंबर उसको दें और उसकी मैं तबीयत साफ करता हूँ। नहीं, वो मैंने तबीयत साफ कर दी थी उसकी। ऐसे उसको मैं सबक सिखाऊंगा, जैसे अमीर गरीब की रकम मारता है ना, उस तरह बताऊंगा मैं। तो उसने मुझे बार बार कॉल्स करे, आप मेरे फादर को निकालें, मेरी बेइज्जती हो रही है, पूरे गांव में बेइज्जती हो गई है, तो इनको क्यों रखा आपने? प्रोग्राम ऐसे और शामी साहब बैठे, वरना मैंने को गाली वाली दे देनी थी उसको। सर मैं एक बात बड़ी जरूरी करनी जी। मैं बीमार हुआ, मैं चला गया ये गंगाराम हॉस्पिटल में। मुझे ना दोबारा फालिज का स्ट्रोक हुआ, मुझे नहीं पता, मुझे डॉक्टर ने बताया। कहता है ये आप फौरन ना जनरल हॉस्पिटल चले गए। वहाँ गए, उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह लेके दिए कि ये पहले ये टेस्ट करवाएं। तो मैंने पता किया, वो कहता है ये 30-35 हज़ार रुपया लगेगा। मैं कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं वापस आ गया इदारे में, मैं आके बैठ गया। मुझे ना मैडम साहब पूछते नूर साहब आप परेशान क्यों हैं? मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे दवाई नहीं दे रहे। कहते जितने तक आपकी रिपोर्टें नहीं आएंगे ना, हम आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे। सही बात है। तो मैडम ने कहा आप परेशान हो, मैं पैसे लगाऊंगी, मैं करवाऊंगी। इसने फौरन, अल्लाह ताला इसका भला करे, मेरा फौरन टेस्ट करवा, मुझे मेडिसिन दे के दी। हम तो रात दिन इसके लिए दुआएं कर रहे हैं कि ऐसे लोग ही हैं इस मुल्क में। शामी साहब, आपके सामने है दोनों की सूरत हाल, ऐसी औलाद के मतलब क्या कहते हैं? तो जहन्नम का ईंधन है। और ये बताए तो हमारे यहाँ कानून साजी हुई है इस पर? जी हुई है ना, हुई है। वो क्या कहता है कानून? कानून कहता है कि अगर बच्चों के भी अपने घर हैं तो भी वो अपने घर से वालिदैन को नहीं निकाल सकते। इसमें एक और शाम साहब इंसिडेंट बताऊं कि एक मेरे पास बाप आए, बेटा आया, बाप को लेके बेटा आया अपने बेटे के साथ, अपने बाप को लेके आया। उसने कहा कि मेरे पास घर में रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे रखें, मेरा घर 1 कमरे का, मैं इसको नहीं रख सकता। तो वो यूरन भी और सारा कुछ फिर उधर करते थे। आप शाम साहब यकीन करें, वो कपड़े देने नहीं आ रहा था, उसको पुलिस की धमकियां दी, पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस घर गई, फिर वो लोग आए। वो जो कानून बनाया है हुकूमत ने, उसमें सजा क्या है? और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वालिदैन जो अफोर्ड कर सकते हैं, एक तो ऐसा है कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, चलिए बीमार है, अफोर्ड नहीं कर सकता, आपने उसको जगह दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तो हो ना। कानूनी कार्रवाई इस सूरत में होगी ना जब ये भी तो आपका काम है ना। जब पेरेंट्स लिखवाएंगे ना उनके अगेंस्ट, खुद अपने बच्चों अभी की कंप्लेंट नहीं करते, वो कंप्लेन नहीं करेंगे कभी, वो भी पुलिस के आगे कि नहीं मेरे बच्चे को बचा लो। अभी लियाज साहब ने क्या कहा, यही तो मजबूरी है कि मुझे मेरे बच्चे से कोई मसला नहीं है, वो गुर्बत में है, तो उसके लिए पेरेंट्स को भी तो कंप्लेन करनी चाहिए ना। पेरेंट्स कंप्लेनेंट वो बन सकते हैं ना, वो बनते नहीं है। लेकिन अब अगर वो घर में नहीं रह रहे, मैंने तो ऐसे लोग देखे जो बावसीला हैं जी, वो अपने वालिदैन को अपने साथ नहीं रख पा रहे। नहीं देखो ना, उनके वालिदैन उनसे बेजार हैं। अगर कोई बच्चों को तकलीफ होगी ना तो फिर भी वो बाप को होगी। मुझे बड़े लोग मिले हैं, मैंने खुद सर आईजी साहब के साथ 5 साल नौकरी की है, कहते यार आप ऐसे करें, आप FIR करवाएंगे। मैं कहता नहीं,
मैंने नहीं करवानी, जैसे ही वक्त होगा मैं अपना पास करूंगा, उनको कोई तकलीफ ना हो। अगर उनको तकलीफ होगी तो फिर वो हमें ही तकलीफ होगी, हम ये बिल्कुल। कभी ये काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही है मैडम। चलें, बिल्कुल सही मेरे कह रहे हैं। मेहमान मेरे साथ ही हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात मैं कुछ और लोगों से करवाता हूँ। शायद जहाँ जहाँ इनके वालिदैन हैं और वो बच्चे हैं, उनको कोई शर्म आ जाए, कोई होश आ जाए, उनको ख्याल आ जाए। आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप हमारा ईद का स्पेशल शो देख रहे थे। इस वक्त मुझे दो हमारे और मेहमानों ने ज्वाइन किया, एक रिफत शाहनवाज साहब हैं और एक ज़रीन अमीन है। ज़रीन जो है ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और ये कुछ चीज़ों पे हमें आगाही दे सकती हैं। और रिफत साहिबा जो हैं, मुझे पता चला कि आपकी शादी हुई तो आपके वालिदैन ने आपको छोड़ दिया, घर से बाहर कर दिया। सर वो छोड़ गए हैं मुझे फाउंटेन हाउस में। फाउंटेन हाउस में छोड़ गए। हाँ जी। वो क्या कहते हैं, आप सही नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ। तो आपके वालिदैन ने क्यों छोड़ा? बस वैसे ही उन्होंने कहा कि लाहौर में वैसे भी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि चक्कर लगा लिया करो, बेशक चल जाया करो उनके घर में। तो मैं जाना मुनासिब नहीं ना समझती, तो फाउंटेन हाउस में ठहरी हुई हूँ। आपके जो शौहर जो है वो कहाँ गए? नहीं, इनकी शादी नहीं हुई मेरी शादी हाँ। नहीं हुई। और सर इसीलिए पेरेंट्स ने इनको कर दिया कि जो शादी नहीं हो रही। सर बेसिकली ये हमारी बहन हमारे पास फाउंटेन हाउस में एडमिट है। पिछले तकरीबन 15 साल 10 साल बाद हमने कोशिश 10 साल तक फैमिली थोड़ा बहुत खर्चा दे देती थी बट खुद नहीं आती ये थी। पेशेंट के तौर पे आई जी जी बिल्कुल। और 10 साल बाद जब हमने इनको खुद घर छोड़ने गए तो ये फैमिली को बोल रही थी कि मुझे रख ले, और फैमिली वाले नहीं रख रहे थे। इनकी बाबियां हैं, इनके बहन भाई हैं, बहनें बाकी सारी शादीशुदा हैं, भाई हैं, लेकिन वो पेरेंट्स इतने मजबूर हो गए दूसरे रिश्तों की वजह से कि वो उनको उस घर में नहीं रख पा रहे। और 2 माह बाद दोबारा, क्योंकि मेडिसिन छुड़वा देते हैं फैमिली वाले, ख्याल नहीं करते, तो वो उनको 2 माह बाद दोबारा इनका भतीजा जी चलो तुम्हें लाहौर की सैर करा के लाते हैं। और इनकी कंडीशन भी ख़राब थी, ऑब्वियस है, घर में लड़ाई झगड़ा कर रही थी, तो फिर इनको दोबारा से फाउंटेन हाउस में छोड़ गए। तो इसलिए ये बहन हमारे पास फिर है। और ये हमारे ज़्यादातर साथ जो केसेस आपके पास आते जी हैं, सर। ये अपने घरेलू माहौल की वजह से इनकी ये होती है माहौल या हमारा इनका- अच्छा है, जी लेकिन कुछ बच्चे, नई नस्ल के बच्चे अब रखना नहीं चाहते। पता नहीं क्या बात है, झगड़ा करते हैं कि बाजी को कहीं सैर के लिए चक्कर लगाने के लिए इधर ले आते हैं भतीजे। और भतीजे कहते हैं, उनकी वालदा तो फिर भी अच्छी हैं, भाई भी अच्छे हैं, सब शादीशुदा बहन भाई हैं। पेरेंट्स इतने मजबूर हो जाते हैं उन अपने जो नए घर में नए लोग, जिस तरह भाभियां आई इनकी जो स्टोरी में है जिनके कि ऊपर फाइनेंशियली कोई डिपेंडेंट हाँ है जी। या नहीं वो। और तो किस तरह हम- के केसेस आते हैं आपके पास? बहुत ही अभी रिसेंटली ये था कि एक बहन हमारे पास थी, तो उनका एडमिशन करा के गई, फैमिली बाई करवा के गई उनको एडमिशन हमारे पास। तो हमने जब वो बेहतर हो गई, अब वो दोबारा सोसाइटी में जाना चाहती थी, दोबारा जाके रिहैब होगी, जो हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है उसमें। तो जब हमने फैमिली को कांटेक्ट किया, फैमिली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने उनके घर को ट्रेस किया, जब हम उस जगह पे पहुंचे वो वहाँ से ड्रेस चेंज करके जा चुकी। अब वो उस बहन के लिए क्या था कि वो दरवाजे पे गई और घर वहाँ से मोहल्ले से पता किया कि वो सब्जी के पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ हैं। सर तो मेरा सर घर इस तरह का फैसलाबाद में रवैया है है लोगों जी और जना कॉलोनी छतरी वाली ग्राउंड के कोठी है तो जब 139। ईद पर जी सर। ये लोग मिलने आते हैं सर ईद पे तो हमारा वहाँ बहुत अच्छा सिनेरियो है। नहीं, डॉक्टर अमजद एक तो- साकिब हमारे हाँ, एग्जेक्टिव में वो तो है ना, आम तो- लोग मिलने जाते हैं, जी सर। मगर जो अजीजों कारब है सर उनकी रेशो बहुत कम है, उनकी रेशो बहुत कम है। उसमें फिर ये होता है कि हमारा पूरा स्टाफ एग्जेक्टिव मेंबर से लेके स्वीपर नहीं, तक उसको हम छोड़ 3 दें। दिन में हम हम वहाँ सब घर वालों करते की बात करें, आप बच्चों का या माँ हाँ बाप जी। का नेमल बदल तो नहीं है ना बहन? आपके पास क्या हालात नहीं, है? हमारे पास भी ये हालात है, कोई मिलने नहीं आता, कोई कभी नहीं भी आता। कोई मिलने नहीं लेकिन आता। ये तो इनके पास तो जो ज़हनी मरीज हैं वो होते हैं, उनका इलाज होता है, वो और इस काबिल हो जाते हैं कि वापस जा सके, मगर उनकी खबरगिरी नहीं होती। मगर इनके पास तो जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जी जी बिल्कुल, यानी पेरेंट्स होते हैं हमारे पास, पेरेंट्स होते वालिदैन हैं, होते हैं। बीमार होंगे, ज़ईफ होंगे,
मगर उनसे मिलने में नहीं आते। कोई मिलने नहीं आता। मैं अभी जैसे बता रही थी ब्रेक में मुबशिर साहब को कि एक बेटा अपने बेटे के साथ अपने वालिद को छोड़ने आया और उसने कहा कि मेरे पास घर में रहने की जगह नहीं है। शामिल साहब कहते हैं मेरे पास एक ही कमरा है और मैं अपने बाप को नहीं रख सकता। मेरे दिल में उस टाइम ख्याल आया, ऐसा मतलब अब क्या कहूँ ऑन कैमरा गाली निकाल के, कि तुम अपने बेटे के साथ छोड़ने आए हो, यही बेटा तुम्हें भी एक दिन छोड़ने आएगा और शायद तुम्हें फिर हम भी नहीं रखेंगे। तो ईद होगी कैसी ऐसे लोगों की जिनके माँ बाप, बहन भाई, बच्चे यानी लावारिस है? एक बेटा था और 4 दिन बाद वो बाप को फिर लेने आया कि जी मुझे माफ कर दे, मैं इसको ले जाऊंगा। वो भी सिर्फ इसलिए कि जायदाद बाप के नाम थी। हाँ। ये गलती होती है ना जो पेरेंट्स अपने जायदादें बच्चों के नाम कर देते हैं। बिल्कुल, अपनी जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा जो इसमें आ रही होती है ना लोग, वो सिर्फ माएँ होती हैं जो सिर्फ बच्चों को लेके आती हैं इलाज के लिए। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने वालिदैन को इलाज के लिए लेके आते हैं। हमारे आउटडोर में हम डेली देखते हैं कि माएँ ही बहुत लंबे लंबे अरसे से उनका इलाज करवा रही होती है, क्योंकि ये इलाज सारी ज़िंदगी चलना होता है, तो वो माएँ ही लेके आ रही होती हैं। इसमें हमने रिसर्च की तो वो उसमें भी यही आया, ज़्यादा परसेंटेज सिर्फ माँओं की थी। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना हमारे पास, कि हमारे पास ना ये गुस्सा करते हैं, ना ये लोग हमें मारते हैं, ना गालियाँ देते हैं, ना ही उसी तरह जिस तरह घर वाले कहते हैं कपड़े उतार के बाहर निकल जाते हैं। ये बहनें हमारे साथ रहती हैं, हम यहाँ इनको टाइम पे खाना देते हैं, इनसे प्यार से बात करते हैं। इनकी आया जो एक माँ का काम होता है वो आया करती है। घर वाले कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, वो कंप्लेंट्स आप खुद नहीं देखते यहाँ पे, आपके साथ नहीं होती वो सर। वो नहीं होती, रीज़न ये है ना कि बिहेवियर, रवैये हमने, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग ये होती है कि हम इनको जी कहना है, हम इनको टाई अप नहीं करते, हम बांधते नहीं हैं, हम इनसे प्यार से बात करते हैं, इनकी बात सुनते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं कि हमें सुने, चाहे ये सही बात करे चाहे ये गलत बात करे, यही होता है हमारे मुझे पॉलिटिकल लीडरों का यही मसला है। और अब इनका रिलेशन, कितने फीसद लोग जो है जी सर वो वापस चले जाते हैं? सर मोस्टली जिनकी फैमिली, मैं परसेंटेज इस तरह अपने से वो उसका नहीं करूँ, लेकिन जिनकी एक ट्रायंगल है, फैमिली, डॉक्टर और पेशेंट, जिनके ये तीनों चीज़ें कंप्लीट है ना, वो पेशेंट रिहैब की सोसाइटी में जाते हैं। वो वहाँ विद मेडिकेशन अगर फैमिली ने अबैंडन कर दिया तो कैसे जाएगा? काम भी कर रहे हैं, जॉब्स ही करते हैं, हमारे पास फॉलो अप के लिए आते हैं कि कहीं कभी कोई गुस्से की स्पाइक आई या कुछ हुआ, नहीं इनकम हुई, तो वो लोग फॉलो अप के लिए हमारे पास आते हैं। सेलिब्रिटी पेशेंट्स भी पड़े आते हैं? जी सर, हमारे पास है कुछ, काफी नाम अभी भी हैं, और पहले रूही बानो भी वहाँ पे थी। और तो अभी कौन कौन है सर? अभी एक मेल साइड पे हमारे पास बहुत वो है, वो अली कैफी साहब है। ठीक है शामी साहब, बेसिकली अब ईद है और ईद कुर्बान है, और लोगों को कुर्बानी के तो सारे काम पता है कि हमने बकरे किस तरह खाने, जानवर की जान जाती है। जी अपना वो अपना कितना फ्रीजर में रखना है, अपनी जान पे भी तो कुछ झीलना है ना। तो वो ये हमारे फ्रीजर भी भरे हैं, हमारे फ्रिज भी भरे हैं, हमने सबको भिजवाना भी नहीं है, जो हमने हड्डियां भिजवानी है, चिचड़े भिजवाने हैं, गोश्त तो हमने चांपे बना के खुद रख लेनी है। लेकिन ये माँ बाप, बहन भाई, औलाद, क्या ये इससे बड़ा फर्ज नहीं है कुर्बानी से? उनको फर्ज है। तो आप ये देखें ना, असल में एक तो मेरा ख्याल एक आगाही मुहिम भी चलनी चाहिए कि इसमें कानून क्या है। कानून तो अभी आप कह रहे थे पता किया हमने। हाँ, आप बताएं। आप तो कानून में कैद भी है, जुर्माना भी है, यानी और दोनों सूरतों में, फिजिकल अब्यूज में भी है, वर्बल अब्यूज में भी है ना। अब अगर वो जो लोगों को पता हो कि ये कानून है, ये नाफिज हो सकता है। हमारे तो नाफिज एक तो मुसीबत है, हमारे यहाँ तो ट्रैफिक रूल्स नहीं नाफिज होते, तो कानून कहाँ पे? वो कानून कहाँ नाफिज होगा? लेकिन ये है, ये जो अदारे हैं जो ओल्ड एज उसको रखते हैं, तो ये अदारे जो हैं, इनमें ऐसे अदारे कायम हो सकते हैं तो उनके ब्याह पर लिटिगेशन करें। आप लोग लीगल डिपार्टमेंट है आप लोगों के पास? जी, कोई जी है, तो वो इन चीजों को टेकअप नहीं करता, इन मैटर्स को? हम करते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम सुलह भी करवाते हैं, लेकिन फिर वही बात जो मैंने पहले भी कहा है कि इसमें पेरेंट्स की भी डेडिकेशन होनी चाहिए कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना है, या उन्होंने कंप्लेन करनी है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी जो हैं वो हमारे डायरेक्टर हैं, लेकिन पेरेंट्स पे है ना, वो फादर नहीं कंप्लेन करते, वो कहते हैं आप रहने दें, हम ठीक हैं। असल में ये बहुत डिपेंड करता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ समझा जाता था ना कि ये ओल्ड एज होम्स जो है इनकी कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना। फिर भी दुआएं देती हैं हमारे पास एक जज अब आगे इसी तरीके से जब लोगों को आगाही होगी कि जनाब ये कानून मौजूद है, उसके असरात मुरतब लेकिन होंगे। आगाही के लिए भी शामिल साहब, मीडिया सबसे बेस्ट जो है वो एक प्लेटफॉर्म। लेकिन शामी साहब, अभी जिनसे आपकी मैं मुलाकात कराने लगा, आप कोरोना आ जाएगी,
और यानी आप लोग सोच नहीं सकते, ये तो बड़ी आसान बातें है ना हमने की कि जी बेटे ने छोड़ दिया बहू की वजह से, चलो बहू बुरी बन, लेकिन अब आपको मैं किसी ऐसे से मिलाऊंगा जिसको उसकी माँ ने छोड़ा और खुद अमेरिका में खुद अय्याशियां गुलछर्रे उड़ा रही। बाकायदा मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसी औरत की औलाद यहाँ पे क्या कर रही है। एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं शामी साहब को बता रहा था कि हमारे पास बड़ी दिल खराश किस्म की दास्तानें हैं, कहानियां हैं। मैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ, अगर हम एक एक किरदार के अंदर चले जाएं तो वो पूरे प्रोग्राम बनते हैं। बट गुलाम सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया और मोहम्मद अली कैफी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कैफी साहब, आपकी वालदा आपको छोड़ के चली गई? हाँ जी, यूएसए चली गई। वालिद के फौत होने के बाद मुझे 16 साल पहले फाउंटेन हाउस एडमिट करवाया गया। तकरीबन 10 साल में मुसलसल रहा, फिर मुझे 1 साल के लिए घर ले गए। उस दौरान मेरी वालदा यूएसए थी, तो भाई मुझे सीधा कराची ले गया। वहाँ पे भाई की कैंटीन्स थी, एफबीआर, नीपा चुरंगी, जोहर चुरंगी और कंटोनमेंट बोर्ड शारा फैसल पे। तो उसकी तीनों कैंटीन्स पे मैं वक्तन फ़ौक्तन जो है ना जॉब्स करता रहा हूँ मैनेजर की। तो साल बाद उससे थोड़ा सा क्लैश हो गया, तो थोड़ा सा काम नहीं सही किया जा रहा था। मैंने उसे बताया कि यार मुझे थोड़ा सा फिर से मर्ज फील हो रहा, दिमागी मर्ज। तो उसने मुझे फिर जो है यहाँ पे फाउंटेन हाउस दोबारा छोड़ गया और 6 साल से कोई भी दोबारा 6 साल हो गए और कोई कांटेक्ट नहीं किया। आपकी वालदा ने भी नहीं किया आपसे कांटेक्ट? वालदा ने भी नहीं किया। आपको ये पता है अमेरिका में कहाँ पे है? न्यू जर्सी में मामू के पास रहती है। टेलीफोन पे बात होती है? टेलीफोन पे भी नहीं सर, जब घर गया था भाई के पास तब भाई के घर होती थी, यहाँ पे नहीं आता फ़ोन। यहाँ पे वैसे वो 2 बार आई हैं, लेकिन तकरीबन 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे एडमिट हुआ था 16 साल पहले, तो साल बाद अबू फौत हो गए थे। अबू के फौत होने के बाद वो चली गई यूएसए। फिर उसके बाद उन्होंने, आपके वालिद का नाम किफायत हुसैन भट्टी था? हाँ जी, किफायत हुसैन भट्टी, अनायत हुसैन भट्टी साहब के छोटे भाई। हाँ जी, हाँ जी सर, यानी ये उनके भतीजे हैं? हाँ जी, हाँ जी, नासन भट्टी के कितने बच्चे। भाई हैं आप? हम सर 2 सगे भाई, 1 बहन। यही रहते हैं वो सारे? हाँ जी, नहीं भाई मेरा सुना कराची में है, मतलब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है। और सिस्टर मेरी वाबला टाउन में कहीं रहती है, लेकिन जब मैं यहाँ पे था उस दौरान उसकी शादी हुई है, तो मुझे उसके एड्रेस का नहीं पता। ना कभी उसने रब्ता किया? ना कभी मुलाकात किया किया? है। वैसे भी भाइयों ने उसे मना किया हुआ है। मना क्यों मेरे किया? स्टेप ब्रदर्स भी हैं। असद अली कैफी मेरा छोटा भाई है, वो 2-3 बार आया है मिलने, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं आया। तो वालदा आपकी, उन्होंने आपने उनसे इन टच होने की कोशिश की है? सर मैं इन टच होने की कोशिश की थी, लेकिन जो है ना मेरे सामने फ़ोन पे भाई ने उनको मना कर दिया कि आपने जो है ना इसे नहीं मिलना। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मिलने घर पे जब गया था, भाई दोबारा एडमिट करवाने वाला था, मैंने वालदा से बात की थी फ़ोन पे। मैंने भाई से कहा था मेरी बात करवा दो, तो उसने बात करवाई थी। मैंने उनको कहा था आप मिलने आना या मुझे फ़ोन करना, तो भाई ने मेरे सामने उनको जो है ना मना कर दिया। नहीं तो उसने क्यों मना किया? पता नहीं, ये रीज़न मैं नहीं जानता, ये उसने और मुझे ये बताया कितने साल नहीं। पहले की बात है? ये ऐसे 6 साल पहले की बात है। ये वापस जा सकते हैं अपनी फैमिली में, रह ये सकते सर, हैं? ये हमारे अंदर, आप बताएं आप क्या क्या काम करते हैं? ये आपको खुद बताएंगे। हमने इनको ड्यूटीज दी हुई हैं और ये अपना काम सारा खुद मैनेज करते हैं, अपना अच्छा। ख्याल खुद रखते हैं। और बताओ यानी आपको ही क्या? इज हेल्दी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह रिहैब मेंबर है ये हमारे। यानी आप यहाँ ये एक यानी कारकुन के के तौर तौर पर पे काम काम कर कर रहे हैं? रहे हैं। अच्छा। बताएं कैफी आपके पास सर आजकल क्या मैं duty? लाइब्रेरी में जॉब करता हूँ, हमने हेल्पर की। members और के लिए library जो इंचार्ज हैं हमारे, उनके हर किस्म की उनके साथ जो है ना हेल्प आउट करता हूँ। फिर एक हमारा आमिद मुकरम बेग ब्लॉक है स्पेशल बच्चों का, उनकी केयर टेकिंग करता हूँ।
अब उसको 3 ये नई घंटे। ड्यूटी दी है हमने नई तो से। आप ये ड्यूटी जब देते हैं जी सर। तो इनको फिर पे भी करते हैं, कोई इनका- सैलरी होती है इनकी? मुआवजा हाँ जी, होना सर, जी चाहिए। सर, वो ये- इनका इंसेंटिव होता है, वही तो इनकी मोटिवेशन को हाई करता है और ये ठीक। लोग काम करते हैं। हमारा नहीं सर, मुझे सैलरी भी मिलती है। हाँ जी, वो आपको चलिए, खुद very बताएगा good। कि सैलरी सरवर साहब आपकी औलाद जी। किधर है? आपके मैं- बच्चे का? मेरे बच्चे तो गांव में है, मेरा सरवर नाम है, जी तो मैं हजारे का रहने वाला हूँ। हम्म। तो घर की नाचाकी की वजह से निकल गया हूँ घर से। तो यहाँ आया हूँ। बच्चे नहीं आपको रखते? ना, बच्चे नहीं रखते। कितने क्या बच्चे हैं? 2 बेटियां, 1 बेटा है। तो बेटा जो है क्या कर रहा है? बेटा कराची में है। कराची में? हाँ, कराची में क्या करता वो है? काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। अच्छा। और तो- बेटियां शादीशुदा है? नहीं, घर में बेटी एक तो 15 साल की है, एक 10 साल की अरे वो ज्यादा छोटी है। छोटी है। उनकी कौन खबरगिरी करता है? उनके तो घर में वालदा करती है, मामू करते हैं उनके। अच्छा, तो आप घर से आ गए लड़के? नहीं, काफी अरसा हो गया मेरे इनको साथ इस यानी तरह। ये अपने ऊपर मैं बीमार हो गया था, मुझे फालिज हो गया। ब्लेम ले रहे हैं अपने ऊपर। तो ये मुझे फिर वो नहीं रखते थे, क्या कहते हैं? मेरे जाओ। से कोई फायदा नहीं था उनको। तो यहाँ कैसे आ गए फिर? यहाँ आया, मैं यहाँ पे आया था, ये गंगाराम। तो यहाँ पे मुझे ये ठिकाना मिल गया, तो इन्होंने मुझे सहारा दे दिया कौन होगा। सा ठिकाना मिला? ये साया फाउंडेशन वाले। कोई काम भी करते हैं वहाँ? नहीं, उनका? काम कोई नहीं करते। और आपके बच्चों को पता है कि आप यहाँ हैं? नहीं, उनको नहीं पता। उनको पता ही नहीं है? नहीं, उनको नहीं पता। कोई टेलीफोन से राब्ता, नहीं, कोई खात, कोई कोई कुछ नहीं, नहीं? कोई नहीं कोशिश करता। की आपने? मैंने कोशिश की है, लेकिन वो उठाते ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाते। बेटा तो कराची में है, वो तो बिल्कुल ही मेरे साथ राब्ता नहीं करते। कभी कभार कभी उसका दिल करे तो वो राब्ता करते हैं, वरना नहीं करते। तो कितने साल से आप अपने बच्चों को नहीं मिले? मेरे हो गए 2 साल। ये क्या फिनोमेना है? आप तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जी ये सर। क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? सर, ये चीज़ हमारी समझ से बाहर है कि ये क्या, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक औलाद को इतना बेहिस कर देती हैं। इधर वालदा को बिल्कुल नहीं, इसमें यानी- कुछ गुर्बत का दखल भी है? सर, गुर्बत एक क्या, वो ये एक बुजुर्ग इंसान है, बीमार है, वो क्या कितना एक्सपेंस होगा इनका। यानी इनकी कोई रिस्क दवाई का देने वादा वाला? तो अल्लाह ऐसा- मियाँ ने किया ना, जब शाहरुख साहब, पेरेंट्स। गुर्बत की वजह मैं आपको बता हाँ जी। सकता हूँ, एक बड़ी वजह जो हमारी अक्सर लोग सोच। जिक्र नहीं करते, क्योंकि हम, आपको पता है, मॉडर्न लोग हैं, जी। जरा हम लिबरल लोग हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म करना शुरू किया, आप उससे आज़ाद होना शुरू हुए हैं, तो हमारे सोशल और माशरती मसाइल बेइंतहा बढ़ गए। जॉइंट फैमिली सिस्टम की एक बरकत होती है। हमारी यंग लड़कियां तो खास तौर पर डिसएग्री करेंगी जो बात मैं कर रहा हूँ। उनको तो घर के अंदर नौकर के अलावा कोई और काबिल कबूल ही नहीं है, लेकिन यही फैक्ट है और यही सच है। आप देखें ना, जो इसमें मसलन जो बच्चियां जॉब करती हैं, लड़की शादी के बाद, अब उनकी अगर सास मौजूद है या तो उसको तो उनके बच्चों को संभालते हैं। सर, वो बहुत बच्चों बड़ी को सपोर्ट संभालते हैं, होती क्या है। फूफी है, को ताया है, को खाला खालू, तो हर वक्त एक बड़ा जो होता है किस बच्चे के साथ होता है। अच्छा, फिर आप देखें ना, हमें कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है। अगर एक यानी कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा सोशल सिक्योरिटी भी तो नहीं है ना, कि अगर एक शख्स के पास वसाइल नहीं है, जी सर। वो बीमार है, गरीब है, उसकी दवा जो है उसका कोई बंदोबस्त किया जाए, उसको कोई टेक केयर किया जाए, कोई हंसी अस्पताल में वो रजिस्टर हो जाए। सर, ये तो आपको भी पता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये हमारा मतलब जी सर, हमें इन चीजों पर गौर तो गौर करना तो चाहिए करना ना। गौर चाहिए करना और- चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा चलते चलते कि ये मुझे बहुत साल पहले, आज से कुछ 10 साल पहले, हसन निसार साहब ने समझाई थी ये बात, कि बच्चे जितनी मर्जी अच्छी बात करें ना, एक पे हाँ को और एक पे ना को, ताकि उनके कानों में ना सुनने की आदत है। और अगर वरना फिर बड़ी उम्र के जब हो जाते हो और तुम ना कहते हो किसी बात पे, तो वो फिर भड़क उठते हैं। उनको पहले से बचपन से आदत डालो ना सुनने की, चाहे जितनी मर्जी अच्छी बात वो कर रही हो। एक पे ना करो, एक पे हाँ करो, एक पे ना, एक पे हाँ। तो सबसे बड़ी बात कि शेल्टर ही नहीं प्रोवाइड होता, एक छाती नहीं मिलती आपको। जब आप पे छाप लग जाती है ना, ये दिमागी मरीज की, कोई आपको एक
एक रूम तक अपने साथ जो है ना शेयर करने उनको को माशरे द्वारा में नहीं वो करता, जगह वो नहीं आपको देते। अपने सही साथ बात है। पागल दोस्त है, छोड़ जाते हैं, सब छोड़ सब जाते छोड़ते हैं। हैं। सोसाइटी में सबसे जो है ना वो बैड मैनर्स ये आ गए हैं। यानी वो नहीं, उसको मरीज नहीं समझते। हाँ। जहनी बीमारी को तो नहीं, ये हम मरीज अपना समझते ही नहीं। फर्क यह है कि हम्म। मर्ज से नहीं, मरीज से नफरत कर रहे मरीज हैं। से नफरत की। अब मर्ज से नफरत करें तो वो अच्छी बात है। मगर देखें, अब ये कोई सिस्टम, हमें तो कोई सवाए लड़ने के, उलझने के कोई काम नहीं है ना। कोई नहीं, सोशल सिक्योरिटी भी तो देनी चाहिए ना। सर ये बहुत से कुछ लोग अच्छे भी हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे इदारे जैसे अभी ये हुकूमतों के करने हाँ के जी, काम है। ये हुकूमत के करने के काम है जो कि कुछ मुखैर हजरात और ये सब लोग कर रहे हैं। तो नहीं, इसमें अलग- अगर वो और कुछ ना करे, अपने लॉ को इम्प्लीमेंट कर लें, बिल्कुल सर, जो उनके बनाए हुए मुरव्वजा कवानीन है, जी सर, तो उनको बहुत आसानी सख्ती से इम्प्लीमेंट कर लें तो काफी हालात बेहतर हो जाएंगे। आप हम्म। लोगों से, साया फाउंडेशन से, दीगर लोगों से अगर वो डेटा ही लेते रहें बिल्कुल तो हुकूमत खुद से प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दे लोगों को और अपना लॉ इम्प्लीमेंट करना जी सर। शुरू करे। कम से कम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आ जाने का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। लेकिन इसको स्प्रेड करें, अवेयरनेस को स्प्रेड करें। एक तो ये है कि बच्चों को होश आ जाए, वालिदैन को भी होश आ जाए, बहन भाइयों को भी होश आ जाए कि वो अपनों को टाइम दे सकें और अपनों के लिए ज़िंदगी में से कुछ हिस्सा निकाल सकें। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अवेयरनेस हो, जैसे शामी साहब ने कहा कि ये कवानीन मौजूद हैं और इनका इम्प्लीमेंट करना वो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम सब उसके अंदर उन कवानीन को मजबूत करवाएं और उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। इस ईद कुर्बान पे कुर्बानी ज़रूर करें, खाएं भी ज़रूर, दावतें भी करें, लेकिन अपने इर्द गिर्द भी नज़र डालें कि शायद हमारे कोई अपने इधर उधर मुंतज़िर हों हमारे एक फ़ोन कॉल का। अल्लाह हाफ़िज़।